Hello friends, how are you? I am Annu and welcome back. We create jar of folder. So friend, हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, वहां जाकर देख सकता है। जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका टॉपिक क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, मेनली डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर? वहां पर जो पार्टी होती है वो दो पार्टी होती है और यहाँ पे जो हम पार्टी की बात करेंगे वो क्या होंगी? तीन पार्टी होंगी। इसको समझो पहले एक एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपके सामने क्या है? तीन पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। ठीक है, अब मिस्टर ए क्या है? एक कार डीलर है। ठीक है, मिस्टर ए के पास आता है मिस्टर सी, क्या करने के लिए? कार को परचेज करने के लिए। लेकिन मिस्टर सी क्या कहता है कि जो पेमेंट है, जो मैं कार परचेज कर रहा हूं उसकी पेमेंट मैं आपको आज से 1 मंथ लेटर पूरी पेमेंट कर दूंगा इस कार की। ठीक है ना, मिस्टर सी ने क्या कहा मिस्टर ए को कि जो कार की पेमेंट है वो मैं 1 महीने के बाद क्या करूंगा? इस कार की पूरी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन मिस्टर ए जो डीलर है कार के, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसे हम कार आपको नहीं दे सकते, मेरे को आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है, मेरे को आपके ऊपर क्या नहीं है? विश्वास नहीं कि आप उसकी पेमेंट कर दोगे। मिस्टर ए मना कर देता है मिस्टर सी को वो कार देने के लिए। तो इस केस में मिस्टर सी क्या करता है? मिस्टर बी को लाता है, जो क्या होता है? मिस्टर सी का फ्रेंड होता है। वो सेकंड डीलर होता है, मान लो किसी भी चीज का, उस मार्केट के अंदर एक रेप्यूटेटेड डीलर होता है, एक रेप्यूटेटेड डीलर होता है उसी मार्केट के अंदर। कौन? एक मिस्टर बी। तो क्या करता है मिस्टर सी, और वो क्या होता है? मिस्टर सी का फ्रेंड होता है। ठीक है, तो मिस्टर सी क्या करता है? इस मिस्टर बी को मिस्टर ए के पास ले जाते हैं। ठीक है, तो और मिस्टर ए क्या करते हैं? मिस्टर बी को जानते हैं क्योंकि दोनों सेम मार्केट में काम करते हैं, और ए बी को अच्छे से जानता है क्योंकि बी क्या होता है? रेप्यूटेटेड डीलर होता है उस मार्केट के अंदर। अब मिस्टर बी क्या करते हैं? ए के पास जाके गारंटी लेते हैं, किसकी? मिस्टर सी की, कि जो मिस्टर सी है वो 1 महीने बाद आपकी पेमेंट इस कार की जितनी भी है पूरी कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं की तो उस लाइबिलिटी को मैं क्या कहूँगा? डिस्चार्ज करूंगा, अगर मिस्टर सी पेमेंट नहीं करेंगे तो। ऐसी कुछ गारंटी लेते हैं, किसके लिए? मिस्टर सी के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर ए एग्री हो जाते हैं और वो कार किसको दे देते हैं? मिस्टर सी को। तो ये क्या हुआ? एक तरह से क्या हुआ बच्चों? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसका? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि जो मिस्टर बी है उसने क्या लिया? गारंटी ली, किसके बिहाफ पे? मिस्टर सी के बिहाफ पे, कि जो सी है वो आपकी पेमेंट आगे फ्यूचर में जाके क्या कर देगा? पे कर देगा। तो मिस्टर बी ने क्या किया? प्रोमिस किया कि क्या जो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है सी की वो क्या हो जाएगी? अगर वो पूरा नहीं करेगा, उसको फ्यूचर में कोई डिफॉल्ट करता तो उसको कौन पे करेगा? मैं पे कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों तीन पार्टी हुई। जो गारंटी लेता है उसको हम कहते हैं श्योरिटी, याद रखना। ठीक है, जो मिस्टर बी है इस केस में क्या हुआ? श्योरिटी, क्योंकि उसने क्या ली है? गारंटी ली है, किसके बिहाफ पे? मिस्टर सी के बिहाफ पे। अब जिसके बिहाफ पे गारंटी ली जाती है वो क्या होगा? जो मिस्टर सी है वो कहलाएगा डेटर। ठीक है, और जो डीलर है यहाँ पे जिसको गारंटी दी उसको हम कहेंगे क्रेडिटर। बात क्लियर यहाँ पे? अब देखो, जो ए है वो पहले जाकर तब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो ए किससे पेमेंट रिसीव करेगा? सबसे पहले किसके पास जाएगा पेमेंट लेने के लिए? मिस्टर सी के पास जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपली जो लाइबल होगा, जो सबसे पहले लाइबल होगा उस पेमेंट को पे करने के लिए, उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, वो कौन होगा? मिस्टर सी। इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर का मतलब कि जो फर्स्ट लाइबिलिटी बनेगी उस पेमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस पेमेंट को पे करने के लिए वो किसकी बनेगी? मिस्टर सी की बनेगी। इसलिए कहते हैं इसको प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे क्लियर हुआ? प्रिंसिपल डेटर क्या होगा? श्योरिटी कौन होगा? और डीलर, जो डीलर है वो क्या होगा? क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट हुए बच्चे वो 3 तरह के हुए। 3 तरह के क्या? एक तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मिस्टर ए, जो हमने बात की किसके बीच में? मिस्टर ए के बीच में, जो क्या था? डीलर था। और सेकंड कौन? मिस्टर सी के बीच में। ठीक है ना, जिसने क्या किया? उससे सामान को परचेज किया, जिसने उससे क्या किया? कार को परचेज किया।
एक तो से परचेज, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, मिस्टर ए ने कार सेल की किसको, मिस्टर सी को। जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किस और किसके बीच में हुआ, मिस्टर बी के बीच में और मिस्टर सी के बीच में। अब देखो यहाँ पर जो मिस्टर बी है उसने एज अ फ्रेंड मिस्टर सी की गारंटी नहीं दी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ होगा दोनों के बीच में कि मिस्टर सी है, अगर मिस्टर बी को पेमेंट करनी पड़ गई किसके नाम की, मिस्टर सी के नाम की, तो बाद में वो लाइबिलिटी मिस्टर बी किसे रिकवर करेगा, कौन पे करेगा उस लाइबिलिटी को, मिस्टर सी पे करेंगे किसको, मिस्टर बी को। तो इसको क्या हुआ, ये क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। याद आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में क्या था, जो भी लॉस होगा वो कौन कवर करेगा, सामने वाली पार्टी कवर करेगी, जो प्रोमिसर होगा, जो इंडिमनिफायर होगा वो क्या करेगा, उस लॉस को कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर मिस्टर बी को कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस कौन कवर करेगा बच्चों, मिस्टर सी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट और हुआ, क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी को, ठीक है। अब किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना, जहां पे मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को एक गारंटी दी। तो गारंटी के केस में तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। एक तो किसके बीच में, जिसके जो क्या करता है, कार को सेल करता है और जो कार को परचेज करेगा उसके बीच में हुआ। एक जो दोनों फ्रेंड थे उनके बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, क्योंकि जो मिस्टर बी को अगर कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को कौन रिकवर करेगा, मिस्टर सी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी के अंदर भी यही था कि जो भी लॉस होगा फ्यूचर में तो उसको जो प्रोमिसर है वो क्या करेगा, जो इंडिमनिफायर है वो क्या करेगा, इंडिमनिफाइड करेगा। बात क्लियर। और एक होगा मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए कौन था यहाँ पे, कार डीलर था, और मिस्टर बी कौन था यहाँ पे, जिसने गारंटी ली थी। एक हुआ इन दोनों के बीच में किसका, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे मिस्टर बी ये कहता है किसको, मिस्टर ए को, अगर मिस्टर सी ने पेमेंट नहीं की तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, मिस्टर बी। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो जो अब तक हमने किया गारंटी के अंदर वो क्लियर हुआ। हमने सबसे पहले देखा कि इसके अंदर मेनली जो क्या होती है, 3 पार्टी होंगी, क्रेडिटर, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर कौन होगा, जिसको गारंटी दी जाती है वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। और श्योरिटी कौन होगा, जो गारंटी देता है वो क्या कहलाएगा, श्योरिटी कहलाएगा। और प्रिंसिपल डेटर क्या होगा, जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जाती है, ठीक है ना, फॉर हुम द गारंटी इज गिवन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बात क्लियर हुई यहाँ पे तीनों, ठीक है। तो हमारा क्या था, फर्स्ट एग्जांपल था। ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जांपल है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप बैंक से लोन लेते हो, अगर बैंक आपको लोन, कई बार क्या होता है बैंक सामने वाले पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कि वो क्या कर देगा, उस लोन की रिपेमेंट कर देगा, तो उस केस में बैंक उस पार्टी को क्या कहता है जिसको लोन दे रहा है कि कोई गारंटर ढूंढ के लाओ जो आपकी गारंटी दे सके कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपके डिफॉल्ट करने के बाद वो आपकी लायबिलिटी को क्या करे, डिस्चार्ज कर दे। तो उस केस में भी हमें गारंटर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उस केस में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे हमें डेली लाइफ में जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मेनली एक मार्केट के अंदर मान लो एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, ठीक है ना। अब रिटेलर क्या कर रहे हैं, मान लो एक होलसेलर है, ठीक है, और वहीं पे एक रिटेलर है। अब ये रिटेलर है ना, इसकी इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है मार्केट के अंदर कि इसको कोई भी सामान उधार पर नहीं देता। तो ये रिटेलर के पास गया सामान परचेज करने के लिए, रिटेलर क्या गया, होलसेलर के पास गया क्या करने के लिए, सामान को, गुड्स को परचेज करने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए। अब देखो जो होलसेलर, रिटेलर क्या कहता है होलसेलर को कि मेरे को इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, ठीक है। होलसेलर कहता है ठीक है ले लो, लेकिन रिटेलर क्या कहता है कि मेरे को क्रेडिट में चाहिए। तो होलसेलर उसकी रेपुटेशन को देखते हुए मना कर देता है रिटेलर को वो सामान क्रेडिट में देने के लिए। तो इस केस में हो सकता है कि रिटेलर का कोई फ्रेंड हो उसी मार्केट के अंदर, ठीक है ना, जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, कोई सेकंड रिटेलर हो जो अपना टाइम पे पेमेंट करता हो और वो क्या है, उसका फ्रेंड है, मान लो कोई रिटेलर 2 है। तो उस केस में ये फर्स्ट रिटेलर इस सेकंड रिटेलर को होलसेलर के पास ले जाएगा, तो क्या करने के लिए, गारंटी देने के लिए कि जो पेमेंट है वो उसको पे कर देगा, ठीक है। तो रिटेलर 2 क्या करेगा, गारंटी लेगा किसकी, रिटेलर फर्स्ट की, किसके किसके सामने, होलसेलर के सामने।
अगर रिटेलर फर्स्ट पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी पेमेंट कौन कर देगा, मैं कर दूंगा, उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे होलसेलर क्या करेगा, उस रिटेलर को सामान सेल कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या बनाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पर भी क्या है, 3 पार्टी हैं, होलसेलर और 2 रिटेलर अलग अलग, ठीक है ना। और इनके बीच में भी क्या हुए, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हुए। एक तो किसके बीच में, रिटेलर 1 और रिटेलर 2 के बीच में, जो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। और एक किसके बीच में, होलसेलर के बीच में और रिटेलर 1 के बीच में, और थर्ड होलसेलर और रिटेलर 2 के बीच में। बात क्लियर यहाँ पे अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अच्छे से क्लियर। अब बात आती है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं, कि ये वैलिड गारंटी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसके वैलिड होने के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट तो होना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों देखो, कंकरेंस ऑफ ऑल पार्टी, मतलब कि जो एक वैलिड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 3 पार्टी का होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर कोई एक भी पार्टी मिसिंग है, यहाँ पे अगर कोई एक भी पार्टी क्या हो, मिसिंग हो, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन सकता है, नहीं बन सकता। क्योंकि गारंटी लेने के लिए 2 पर्सन चाहिए जो क्या करेंगे, आपस में सामान को सेल परचेज करेंगे। थर्ड पर्सन चाहिए जो क्या करेगा, उसके बिहाफ पे, जो भी डेटर होगा उसके बिहाफ पे क्या करेगा, गारंटी लेगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बनने के लिए क्या होना चाहिए, 3 पार्टी का होना क्या है, कंपलसरी है। बात क्लियर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट क्या है एसेंशियल एलिमेंट, कि उस कंकरेंट मतलब कि तीनों पार्टी का होना कंपलसरी है। फिर आएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट का, कि जो भी मतलब कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिससे क्या हो, डेट को रिकवर करे। अगर मान लो जो मिस्टर सी है, इसने कोई पैसा उधार, मतलब इसको कोई पेमेंट ही नहीं करनी मिस्टर ए को, तो मिस्टर बी क्या गारंटी लेंगे मिस्टर सी के बिहाफ पे। तो जो डेट अराइज हुआ है यहाँ पे, उसका अराइज होना क्या है, कंपलसरी है। तभी तो क्या होगा, उसकी गारंटी ली जाएगी सामने वाली पार्टी की। अगर मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में कोई डेट अराइज ही नहीं हो रहा, मिस्टर सी को कोई पेमेंट ही नहीं करनी मिस्टर ए को, तो बी किसकी गारंटी लेंगे। तो डेट का अराइज होना, कोई भी कंडीशन ले लो, सबके अंदर डेट का अराइज होना कंपलसरी है। हमने रिटेलर वाला एग्जाम्पल था, उसके केस में क्या, जो रिटेलर 1 था उस केस में क्या होता, डेट अराइज हो रहा था, क्योंकि उसको रिटेलर 1 को किसको पेमेंट करनी थी, होलसेलर को। तभी तो बीच में कौन आया, रिटेलर 2, क्या लेने के लिए, गारंटी लेने के लिए, ठीक है ना। तो जो डेट है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट क्या है, कंपलसरी है। तो क्लियर हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। अब बात आती है किसकी, कंसिडरेशन की। हमने क्या पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब उसके अंदर क्या शामिल हो, कंसिडरेशन शामिल हो। तो यहाँ पर वैलिड गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, उसको वैलिड बनने के लिए पार्ट के बीच में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे किसी थिंग से नहीं कि उनके बदले कुछ दे वो आपस में, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रोमिस दी जाती है और उस प्रोमिस से जो भी बेनिफिट मिलता है किसको, प्रिंसिपल डेटर को, वो क्या है, सफिशिएंट कंसिडरेशन है। किसके लिए, श्योरिटी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या है, जो भी बेनिफिट मिला प्रिंसिपल डेटर को किसकी प्रॉमिस से, गारंटी के प्रॉमिस से, तो वो यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट कंसिडरेशन है। तो ये कंसिडरेशन होना कंपलसरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। किसका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, गारंटी का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन का होना क्या है, जरूरी है। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। ये आपका कांगी वन बच्चों 127 के अंदर क्लियर यहाँ पे अच्छे से। अब आता है आपका 4th पॉइंट, वो क्या आपका ओरल और इन राइटिंग, मतलब कि जो आपका सेक्शन 126 के अंदर गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा गारंटी का, वो या तो ओरल होना चाहिए या फिर रिटर्न होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माना जाएगा। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, वो क्या आता है बच्चों, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। तो यहाँ पर क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट के अंदर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या किया गया है, छिपाया गया है किससे, श्योरिटी से, तो उस केस में जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो क्या माना जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माना जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। अगर या तो क्रेडिटर साइलेंट रहे किसी चीज मेटेरियल फैक्ट के बारे में, या फिर डेटर ही उसको अच्छे से नॉलेज नहीं देता, किसको,
जो भी गारंटी दे रहा है उसके बारे में, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्ट था उसकी नॉलेज कंप्लीट नहीं दी, किसको, गारंटर को, जो भी गारंटी दे रहा है उस पर्सन को। मान लो जो यहाँ पे जो ये पार्टी है, यहाँ पे मिस्टर बी क्या है, श्योरिटी है। अगर मिस्टर सी क्या करता है, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपा के रखता है मिस्टर बी को, फॉर एग्जांपल मान लो जी एग्जांपल है, मिस्टर सी के मन में पहले से ही है कि वो मिस्टर ए को 1 महीने के बाद पेमेंट नहीं करेगा, उसके मन में पहले से ही है, उसने क्या करा, ये बात मिस्टर बी को छिपा के रखी, ठीक है। तो उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, अपने आप इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, जो एसेंशियल फैक्ट था कि वो उसको पे ही नहीं करेगा वो अमाउंट, ठीक है, उसने उस एसेंशियल फैक्ट को क्या करा, छिपा के रखा मिस्टर बी को, ठीक है। अगर मिस्टर बी को ये बात में पता लग जाए कि मिस्टर सी ने क्या किया, इससे ये फैक्ट छिपाया, तो मिस्टर बी क्या हो सकता है, इनके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है, और मिस्टर बी इस केस में मिस्टर ए के लिए लायबल नहीं होगा वो पेमेंट करने के लिए। तो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट समझ में आया, जहां पर गारंटी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको क्या करा गया, छिपा कर रखा गया, उसको पूरा फुल फ्लैज नहीं बताया सामने वाली पार्टी को। अब बात आती है बच्चों, देखो टाइप ऑफ गारंटी की, इंपॉर्टेंट है कि गारंटी कितने टाइप की होती है। सबसे पहले जो आपकी गारंटी है वो हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, और सेकंड हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसको समझो एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। 2 टाइप की गारंटी, कौन सी, स्पेसिफिक गारंटी, और सेकंड कौन सी, कॉन्टिन्यूस गारंटी। अब देखो स्पेसिफिक गारंटी का हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, जहां पे वो क्या कर रहा था, मिस्टर ए मिस्टर सी को क्या करता, सेल कर रहा था, ठीक है ना, और मिस्टर बी ने क्या ली, उसकी गारंटी ली, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप की गारंटी, जो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर देखी थी, ठीक है ना, जहां पर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए, एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी ली जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, स्पेसिफाइड टाइप की गारंटी। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, उसका एग्जांपल था स्पेसिफाइड टाइप की गारंटी। अब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट, तो जो गारंटी है, जो लाइबिलिटी है, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो गारंटी भी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर मिस्टर सी कभी दोबारा कार परचेज करने के लिए जाता है मिस्टर किसके पास, ए के पास, तो उस केस में मिस्टर बी की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि वो गारंटी सिर्फ उस स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। अब मान लो जो फर्स्ट वाला केस था, मिस्टर सी क्या करे, दोबारा से कार परचेज करने चला जाता है, और मिस्टर ए ये सोच के कि ये मिस्टर बी को जानता है, उसको कार दे दे, और सेकंड वाले केस में मिस्टर सी क्या करे, उसको पेमेंट ही ना करे मिस्टर ए को, तो उस केस में मिस्टर बी लायबल नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बी ने जो गारंटी दी थी उस स्पेसिफाइड टाइप में, कि वो उस पर्टिकुलर टाइप की, जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या दी थी, गारंटी दी थी, उस पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए क्या दी थी, गारंटी दी थी, स्पेसिफाइड टाइप की, ठीक है ना, एक ही बार की गारंटी दी थी, नेक्स्ट टाइम के लिए गारंटी नहीं दी थी, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं, सेकेंड वाला, जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था होलसेलर और ट्रेडर का। मान लो जो होलसेलर है, ठीक है ना, उसने क्या किया था, डीलर को सामान सेल किया था, डीलर 1 को किसकी गारंटी पे, जो सेकंड डीलर था मार्केट के अंदर उसकी गारंटी पे। होलसेलर ने क्या किया, डीलर फर्स्ट को क्या कर दिया था, सामान सेल कर दिया था, किस पे, क्रेडिट पे, किसकी गारंटी पे, डीलर 2 की गारंटी पे, ठीक है। तो इस केस में अगर डीलर 2 ये कहता है 50 लाख रुपए तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनके लिए मेरी गारंटी है, ठीक है ना, तो डीलर 1 क्या करेगा, जितना भी सामान आगे फ्यूचर में खरीदेगा वो एक बार में खरीदे, फिर टाइम पीरियड में खरीदे, हर बार 10-10 लाख का या 5-5 लाख का क्या करे, सामान परचेज करे, किससे, होलसेलर से। तो ये एक तरह से क्या हुआ, तो वो गारंटी किसकी रहेगी, यहाँ पे डीलर 2 की गारंटी रहेगी, किसके लिए, डीलर 1 के लिए। तो एक किसका एग्जांपल हो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि जब लगातार गारंटी रहे किसकी, डीलर की, जब लगातार गारंटी, मतलब कि लगातार वो गारंटी टाइम पीरियड चलता रहे आगे फ्यूचर में। अगर वो गारंटी एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो जाती है, वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, अगर वो गारंटी लगातार एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कंप्लीट नहीं होती, वो लगातार नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी क्या रहती है, वो गारंटी मेंटेन रहती है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग टाइप की क्या बच्चों, गारंटी, ठीक है ना। तो इस केस में डीलर 1 50 लाख तक तब भी सामान परचेज करेगा, कितने अमाउंट तक, 50 लाख तक, तो किसकी गारंटी रहेगी, वो डीलर 2 की, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल में डीलर 2 ने क्या कहा होलसेलर को
कि डीलर 1 50 लाख तक का सामान खरीदता है तो मेरी गारंटी है। तो डीलर 1 ने क्या किया, हर बार 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 5 लाख, ठीक है ना, तब तक 50 लाख रुपए पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते तो उस केस में होलसेलर जो डीलर 2 है उसकी गारंटी रहेगी किसको, होलसेलर को। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में डीलर 1 क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं करता, तो होलसेलर डीलर 2 के पास जाकर क्या कर सकता है, वो अमाउंट वहां से रिकवर कर सकता है। बात क्लियर। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, कंटिन्यूस टाइप का, क्योंकि जहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो गारंटी दी है वो फुलफिल नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती, वो नेक्स्ट कंटिन्यू आगे टाइम पीरियड के लिए क्या करती रहती है, चलती जाती है। तो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, वो कॉन्टिन्यूस टाइप की गारंटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये किसके बेस पे थी, ट्रांजेक्शन के बेस पे थी कि ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है। अगर वो ट्रांजेक्शन एक ही बार में कंप्लीट होगी तो स्पेसिफाइड, अगर वो ट्रांजेक्शन आगे फ्यूचर में भी चलती रहेंगी तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस टाइप की ट्रांजेक्शन। तो जो सेकंड एग्जांपल इस केस में जो ट्रांजेक्शन हो क्या है, आगे फ्यूचर में भी चलती रही, तब तक कब तक चलेगी वो फ्यूचर में, तब तक वो 50 लाख रुपए की एक तरह से जो 50 लाख रुपए की गारंटी दी है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे। अब जो सेकंड टाइप है किसके बेस पे है, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम। अब देखो ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप पे दो टाइप है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गारंटी दी है डीलर 2 ने, पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव की। जो गारंटी दी है किसने, डीलर 2 ने, वो सामान सेल करने से पहले दी है ना, तभी तो होलसेलर ने क्या किया, डीलर 1 को सामान सेल किया, ठीक है ना। पहले क्या दी, डीलर 2 ने गारंटी दी किसको, होलसेलर को, तभी तो होलसेलर ने जाके क्या किया, वो सामान सेल किया किसको, डीलर 1 को। तो बच्चों ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ प्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ गारंटी का। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जहां पर जो गारंटी दी जाती है वो सामान को, जो भी लाइबिलिटी है उसके अराइज होने से पहले गारंटी दी जाती है। तो जो लाइबिलिटी अराइज हुई है यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर के लिए, पीडी के लिए जो भी लाइबिलिटी अराइज हुई है वो बाद में हुई है। पहले डीलर 2 ने जो श्योरिटी उसने क्या कर दिया, गारंटी दे दी किसको, होलसेलर को, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ गारंटी हुई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर मान लो सिचुएशन हम चेंज करते हैं, ठीक है, सिचुएशन क्या चेंज करते हैं, पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है। बात क्या है, डीलर 1 एक बार पहले, आज से 2 साल पहले भी इस होलसेलर के पास क्या गया था, सामान लेने गया था। अब हम जाते हैं 2 साल पहले, ठीक है ना, इस होलसेलर के पास क्या गया था, सामान लेने के लिए गया था, ठीक है ना, कौन, डीलर 1। तो उस वक्त होलसेलर को पता नहीं था कि ये पेमेंट नहीं करेगा, इसके बारे में पता नहीं था, नया नया आया था, ठीक है। इसको क्या करा, सामान सेल कर दिया क्रेडिट पे। लेकिन तब टाइम पीरियड आया रीपेमेंट का, तो इस डीलर 1 ने क्या किया, इसकी रीपेमेंट नहीं की। क्या कहा मैंने, इसकी रीपेमेंट नहीं की। तो इस केस में मान लो डीलर 2 बाद में आता है, डीलर 2 क्या आता है, बाद में आता है, और बाद में गारंटी देता है कि क्या डीलर 1 है जो वो आपकी रीपेमेंट कर देगा इतने टाइम पीरियड के बाद। तो यहाँ पर होलसेलर ऑलरेडी सामान सेल कर चुका है किसको, क्रेडिट पे डीलर 1 को, और रीपेमेंट का टाइम भी आ चुका है, लेकिन रीपेमेंट उसने नहीं की। तो तब रीपेमेंट का टाइम आ जाए और उस वक्त कोई गारंटी ले किसी पर्सन के बिहाफ पे, उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ गारंटी। तो क्लियर हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होगा और प्रोस्पेक्टिव क्या होगा। प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, तब लाइबिलिटी अराइज होने से पहले कोई गारंटी ले ले, और रेट्रोस्पेक्टिव क्या, लाइबिलिटी अराइज हो चुके हैं यहाँ पे मिस्टर ए के बिहाफ पे, ठीक है ना, मिस्टर जो भी डीलर 1 है उसकी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है कि उसको होलसेलर को पेमेंट करनी है, और रीपेमेंट का टाइम पीरियड भी आ चुका है। फिर गारंटी ली किसने, डीलर 2 ने उसकी, ठीक है ना, कि ये पेमेंट कर देगा, इसको थोड़ा टाइम पीरियड इसका क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, आपका रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी का। तो यहाँ पे ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम अच्छे से क्लियर गारंटी क्या होती है, ठीक है। अब देखो एक बात और आती है इसके अंदर, एक बात और क्या आती है, कई बार ऐसा होता है, ये होता है मोस्टली बैंक लोन में, ठीक है। बैंक लोन में क्या होता है, कोई पर्सन लोन ले रहा है बैंक से, और वो लोन की अमाउंट इतनी ज्यादा है कि कोई एक पर्सन उसकी गारंटी नहीं ले रहा, तो उस केस में कोई 2 पर्सन आते हैं जो क्या लेते हैं, उसके बिहाफ पे गारंटी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो, इसको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको क्या होता है। देखो ये बैंक है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टर ए गया बैंक के पास, एक बिजनेसमैन है, मिस्टर ए गया बैंक के पास क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए। लोन भी छोटा नहीं था, 10 करोड़ रुपए का लोन था, ठीक है ना। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, वो लोन लेने गया कितने का, 10 करोड़ रुपए का।
छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी, बैंक ने मना कर दिया इसको लोन देने के लिए। तो बैंक ने क्या कहा, कोई गारंटर को ढूंढ के लाओ जो गारंटी दे सके आपके बिहाफ पे कि आप लोन की रीपेमेंट कर दोगे। तो उस केस में मिस्टर ए अपने फ्रेंड के पास जाता है, किसके पास, मिस्टर बी के पास। तो मिस्टर बी कहता है कि इतने की गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं मैक्सिमम गारंटी कितने तक की ले सकता हूँ, 5 करोड़ तक की। तो उस केस में बात नहीं बनी। तो मिस्टर ए क्या करता है, अपने सेकंड फ्रेंड के पास जाता है। सेकंड फ्रेंड भी क्या कहता है कि मैं पूरे 10 करोड़ की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा अमाउंट है, मैं सिर्फ 5 करोड़ तक की ही गारंटी ले सकता हूँ। तो मिस्टर ए क्या करता है, दोनों को ही बैंक में ले जाता है, ठीक है ना, क्या, एज अ गारंटर, ठीक है ना। तो मिस्टर बी भी और मिस्टर सी भी क्या कर लेता है, यहाँ पे बैंक में जाके गारंटी लेते हैं मिस्टर ए के बिहाफ पे। जो मिस्टर ए है वो आपका लोन क्या कर देगा, आगे फ्यूचर में रीपेमेंट कर देगा। अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो कौन पे कर देंगे, हम कर देंगे। मिस्टर बी की गारंटी कितने की, यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ तक की, और मिस्टर सी की कितनी है, 5 करोड़ तक की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, 2 श्योरिटी आ गई, जहां पर 2 पर्सन एज अ श्योरिटी आ जाते हैं। तो उस केस में उसको हम श्योरिटी ना कह क्या कह देंगे, को श्योरिटी, ठीक है ना। जहां पर 2 पर्सन गारंटी लेते हैं तो उस केस में हम उसको श्योरिटी ना कह के क्या कहेंगे, को श्योरिटी। तो मिस्टर बी और मिस्टर सी को क्या कहेंगे यहाँ पे, को श्योरिटी ऑफ मिस्टर ए, ठीक है ना। ये को श्योरिटी कहलाएंगे, वो प्रिंसिपल डेटर है ही, और ये कौन होगा यहाँ पे, क्रेडिटर होगा, जो लोन देता है किसको, मिस्टर ए को। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। को श्योरिटी क्या है, टाइप ऑफ गारंटी कितनी है, अच्छे से क्लियर। अब सबसे लास्ट आपका जो पॉइंट बचता है बच्चों, वो बचता है डिफरेंस किसके बीच में, जो हम इंडिमनिटी पढ़ चुके हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जो हमने आज डिस्कस किया उसके बीच में। सोच के देखो, जो हमने इंडिमनिटी पढ़ा था उसके बीच में, इंडिमनिटी का मतलब ही क्या था, जहां पर एक पार्टी क्या करती है, लॉस को कंपनसेट करती है सेकंड पार्टी के बिहाफ पे, प्रॉमिस करती है अगर उसको लॉस अराइज हुआ तो उसको कौन पे करेगा, वो सामने वाली पार्टी। तो याद रखना दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे कॉन्टीजेंसी के ऊपर बेस है, तब वो चीज अराइज होगी तभी क्या होगा, वो पे करेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में क्या, अगर वो लॉस अराइज होता है उस पार्टी का तभी क्या करेगा, इंडिमनिफायर लॉस को रीपे करेगा, ठीक है ना। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर जो प्रिंसिपल डेटर है अगर वो लॉस को पे नहीं, अपने लोन जो अमाउंट है जो लाइबिलिटी उसको पे नहीं करेगा, तभी किसकी लाइबिलिटी अराइज होगी, जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अराइज होगी। इस बात को याद रखना, दोनों ही केस, दोनों किसके ऊपर बेस है, कॉन्टीजेंसी के ऊपर बेस है। अगर वो सिचुएशन हैपन होती है तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों केस में क्या होंगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से दोनों क्या होंगे, अराइज होंगे, दोनों की लाइबिलिटी अराइज होंगी, दोनों पार्टी की, इंडिमनिटी केस में भी और गारंटी के केस में भी। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की। डिफरेंस में देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में क्या करता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के लॉस को रिकवर करने का प्रोमिस करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, जहां पर एक पर्सन जिसको हम कहते हैं श्योरिटी, वो क्या करता है, दूसरे की लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए एक गारंटी देता है किसको, क्रेडिटर को, कि अगर डेटर ने वो अमाउंट पे नहीं करी तो उसको कौन पे करेगा, वो पे करेगा, ठीक है ना। एक गारंटी देता है क्या करने के लिए, लॉस को कंपनसेट करने के लिए, अगर उसका लॉस अराइज हो जाता है उस थर्ड पर्सन के कारण, वो गारंटी लेता है एक तरह से। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो जर्नल इंश्योरेंस है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी का। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का आपने क्या लिया, बैंक से लोन लिया, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक गारंटी को, एक गारंटर को ले जाते हो, एक गारंटी एक पर्सन को जाते हो जो आपके बिहाफ पे क्या लेती है, गारंटी लेती है कि लोन की रिपेमेंट कर देंगे। इसको सेक्शन 124 के अंदर मेंशन कर रखा है, इसको 126 के अंदर मेंशन कर रखा है। इसके अंदर 2 पार्ट होती है, इंडेमनीफायर प्रोमिसर और इंडेमनीफाइड, जो क्या होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है जिसके बिहाफ पे लॉस को रिपे किया जाता है, ठीक है ना। इंडेमनीफायर क्या करता है, लॉस को रिपे करता है, किसके बिहाफ पे, इंडेमनीफाइड के बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टी होती है, कौन, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, और थर्ड कौन सा, श्योरिटी, जो क्या लेता है, गारंटी लेता है किसके बिहाफ पे, डेटर के बिहाफ पे। किसको गारंटी देता है, क्रेडिटर को गारंटी देता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस किस के बीच में, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। टोटल कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी किसकी होती है, फर्स्ट लाइबिलिटी, प्राइमरी लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की ही होती है, जो ये कहता है कि मैं लॉस रीपे कर दूंगा, ठीक है ना, उसकी ही प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है बच्चों, किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की होती है।
ठीक है ना। जो सेकंड जो लाइबिलिटी श्योरिटी होता है उसकी लाइबिलिटी तो सेकेंडरी होती है। अगर प्रिंसिपल डेटर रीपेमेंट नहीं करेगा लोन की तब लाइबिलिटी अराइज होती है किसकी, सेकेंड किसकी, श्योरिटी की। बात क्लियर हुई यहाँ पे। डिफरेंस क्या डिफरेंस है इंडिमनिटी के अंदर और गारंटी के अंदर, ठीक है ना। तो गारंटी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी बनता है किसके बीच में, जल्दी बताओ, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। क्योंकि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है क्या हो रखा होता है कि जो भी लॉस अराइज हुआ है श्योरिटी को उसको कौन रिपे करेगा, प्रिंसिपल डेटर। वेरी गुड। तो आपको क्लियर हुआ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।